हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एनवायरनमेंट में। लैंड सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशंस को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमंस लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और एग्रीकल्चरल प्लांट्स को। इंडिया में लैंड रिसोर्सेज की बहुत वैरायटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन और आइलैंड। इंडिया में 43% प्लेन लैंड है जो कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है। 30% माउंटेन लैंड है जहां से हमारी नदियां निकल के आती हैं और बचा हुआ 27% एरिया प्लेट्यू है। प्लेट्यू मिनरल रिच एरिया होता है जहां पर बहुत सारे मिनरल्स की माइनिंग होती है और इनको यूज किया जाता है। इंडिया में लैंड का यूटिलाइजेशन 5 टाइप से किया जाता है। पहला टाइप है फॉरेस्ट, यानी कि वो एरिया जहां पर फॉरेस्ट है। दूसरा टाइप है नेट सोन एरिया। इसमें लैंड का वो एरिया कवर होता है जहां पर फसल लगा दी गई है। तीसरा टाइप आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट, बैरन लैंड, यानी कि वो लैंड जो अब फर्टाइल नहीं रही है और अब बंजर हो चुकी है। दूसरा ग्रुप है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। इस ग्रुप में वो लैंड काउंट होती है जहां पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, रोड्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स। चौथा टाइप है फैलो लैंड। फैलो लैंड एक ऐसा फार्मलैंड होता है जिसकी फर्टिलिटी को रिकवर करने के लिए उस पे 1 साल के लिए कोई भी क्रॉप नहीं बोई जाती है। और 5वां टाइप है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। ये ऐसी लैंड्स होती हैं जो ना तो एग्रीकल्चरल यूज के लिए आती हैं और ना ही इंडस्ट्रियल यूज के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर यूज या फिर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड रिसोर्सेज की क्वालिटी में कमी नजर आई है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी होने लगा है। लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से लैंड की क्वालिटी पहले से खराब होने लगती है और इसी वजह से वो लैंड कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है। आइए इन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। पहला फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट्स को काटना। ह्यूमंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन करते हैं और उसी जगह पर बहुत सारा कोयला भी जलाया जाता है, जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है और उसके बाद वो लैंड कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है। दूसरा फैक्टर है ओवरग्रेजिंग। जब भी पालतू पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा ग्रेजिंग करती हैं, तब उस एरिया में नई घास को उगने का मौका नहीं मिलता है और इसी वजह से लैंड की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है और लैंड अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। ओवरग्रेजिंग बेसिकली गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में देखने को मिलती है। अगला फैक्टर है ओवर इरिगेशन। जब फार्मर्स फसलों में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पानी फसलों में खड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से उस लैंड की क्वालिटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और लैंड दलदली हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पर कल्टीवेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। चौथा फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रीज अपना सारा वेस्ट लैंड या फिर वाटर में डिस्पोज ऑफ कर देती हैं तो उस वजह से भी लैंड की क्वालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उसके आसपास की लैंड ना तो कल्टीवेशन के लिए यूज़ में आ सकती है और ना ही वाइल्ड लाइफ के लिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन का, जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। 5वां फैक्टर है सीमेंट और सेरेमिक इंडस्ट्रीज। सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को बहुत फाइन पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत धूल इकट्ठी हो जाती है।
जब ये धूल सेटल डाउन होकर ज़मीन पे गिरती है तो ज़मीन पे एक परत बना देती है और इस परत की वजह से पानी ज़मीन में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और वो ज़मीन बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशंस के कुछ सॉल्यूशन की। पहला सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारे फॉरेस्ट को कटने से बचाना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। हमें फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए कि उनको अपने कैटल्स को कहाँ पर ग्रेज करवाना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी में करवाना चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढने चाहिए, जिस वजह से लैंड डिग्रेडेशन और वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और चौथा सॉल्यूशन है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि गवर्नमेंट को एक रेगुलेशन बनाना चाहिए कि कौन से एरिया में कितनी लिमिट में माइनिंग होगी, सो दैट ह्यूमंस की नीड भी सेटिस्फाई हो और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। अब बात करते हैं सॉइल को एज अ रिसोर्स यूज़ करने के लिए। सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ को, वाइल्ड लाइफ को और कई सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सपोर्ट करती है। कहा जाता है कि सॉइल की कुछ सेंटीमीटर डीप लेयर को क्रिएट करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और इस सॉइल को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स। बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम की वजह से सॉइल में ऑर्गेनिक और केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। इंडिया में बेसिकली 6 टाइप ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट टाइप है एलुवियल सॉइल। इंडिया का पूरा नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। एलुवियल सॉइल हिमालय की 3 इंपॉर्टेंट नदियों के डिपॉजिट से बनती है, जो कि है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसी वजह से ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। ये सॉइल राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलती है, पर्टिकुलरली महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टास पर। एलुवियल सॉइल में पार्टिकल्स का साइज भी डिफर करता है। अगर आप रिवर वैली के इनसाइड की तरफ मूव करोगे तो पार्टिकल्स बड़े होते जाएंगे, और रिवर वैली से आउटसाइड मूव करोगे तो पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता जाएगा। एज के बेसिस पे एलुवियल सॉइल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप है बांगार। बांगार एक ऐसी सॉइल होती है जिसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से वो लेस फर्टाइल होती है। दूसरा ग्रुप है खादर। खादर के पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं और इसी वजह से ये बंगार से ज़्यादा फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन मिलता है, जिसकी वजह से ये सॉइल शुगर केन, पैडी, वीट और बाकी पल्सेस के लिए परफेक्ट सॉइल होती है। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल है ब्लैक सॉइल। इसका कलर बहुत ही डार्क होता है। इस सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस और पेरेंट रॉक इस सॉइल की फॉर्मेशन के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये सॉइल बेसिकली लावा के फ्लो की वजह से बनती है। ये सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लेटू को कवर करती है। साथ ही में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा की वैलीज में भी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इसी वजह से उनमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम पाया जाता है। ये सॉइल आइडियल सॉइल होती है कॉटन की ग्रोथ के लिए। थर्ड टाइप है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स के एरिया में फॉर्म होती है, जहां पर बहुत ही लो रेनफॉल होता है। ये सॉइल ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। इस सॉइल का रेड कलर आयरन की वजह से आता है
और जब ये सॉइल हाइड्रेट हो जाती है तो ये सॉइल कन्वर्ट हो जाती है येलो कलर में। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अभिश्रु एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें सो दैट जैसे ही नया चैप्टर अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।